नमस्कार, स्वागत करता हूं आप लोगों का राय साहब अकेडमी पर। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज हम ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टॉप 10 टीबी बर्डन कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर आता है और बेहद ज़रूरी है कि हम लोग इस बीमारी को डिटेल के अंदर समझें। यह टॉपिक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हों चाहे नर्सिंग की तैयारी कर रहे हों, ट्यूबरक्लोसिस एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है और इसका मेजर पोर्शन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के साथ। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अपील, प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि आज हम टीबी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि रॉबर्ट कोच, उनके द्वारा दिए गए कोच पोस्टुलेट, जेड एंड स्टेनिंग टेक्निक, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन ऑफ टीबी, गॉन्स कॉम्प्लेक्स ऑफ टीबी, रैंके कॉम्प्लेक्स, डॉट्स रेजिमेंट जैसे बहुत से अनेक टॉपिक जो टीबी के रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आज क्लियर कर लेंगे। प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आज आप यहाँ से जाने के बाद ये सारे टॉपिक्स अपने माइंड में क्लियर करके चलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक आज का जो है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात की जाए तो ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी इलनेस और अपनी डेथ के लिए कंट्रीब्यूट करता है। यह एयर ड्रॉपलेट के कारण फैलने वाली बीमारी है जो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा, कफ या स्नीज के द्वारा फैलाई जा सकती है। यह बीमारी एक बहुत ही स्लोली स्प्रेड होने वाली लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ है। यह नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमेटस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया वेट लॉस रहता है। हम यहाँ पर ग्रैनुलोमेटस और नेक्रोटाइजिंग की बात जब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे तब डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस को बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे इसे कोच डिजीज़, ग्रेट वाइट प्लेग, कंजप्शन, स्लम्स डिजीज़, घॉन्स डिजीज़ या बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर भी कहा जाता है। इसे कोच डिजीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, उसकी सबसे पहली खोज रॉबर्ट कोच ने की गई थी। हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले इसे ग्रेट वाइट प्लेग भी कहा जाता था क्योंकि इसके कारण बॉडी पेल हो जाती थी। इसे कंजप्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यानी वेट लॉस देखा जाता है। इसे स्लम डिजीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गरीबों के अंदर सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। यानी स्लम एरिया में जो भी लोग रहते हैं वहाँ पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसे गॉन डिजीज़ भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आगे हम बेसिकली एक गॉन्स कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे और यह कॉम्प्लेक्स रेडियोग्राफिक स्टडी यानी एक्सरे, जब भी चेस्ट एक्सरे किया जाता है तब गॉन्स कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है जिसकी बात हम डिटेल में करेंगे। और इसे बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सोसाइटी के वेलफेयर की जब बात की जाए तब एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस टीबी का प्रेशर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसे प्रिवेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसा कि हमने देखा कि ट्यूबरक्लोसिस को कोच डिजीज़ भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को सबसे पहले रॉबर्ट कोच, जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, इसे 24 मार्च 1882 के अंदर खोजा गया था। इसीलिए 24 मार्च एवरी ईयर हम लोग वर्ल्ड टीबी डे के नाम से भी मनाते हैं। एवरी ईयर 24 मार्च हम वर्ल्ड टीबी डे बनाते हैं। इस साल भी वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया जिसमें WHO की थीम इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स रखी गई थी। यह थीम कन्वे करती है इस मैसेज को कि बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने रिसोर्स को अर्जेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम टीबी के अगेंस्ट फाइट करें और हमारा जो कमिटमेंट है टीबी को एंड करने का उसे जल्द से जल्द फुलफ़िल किया जाए। अब जब यहाँ कमिटमेंट की बात हो रही है तो हम चलते हैं पिछले साल की थीम के ऊपर और वो थीम यह कह रही है कि द क्लॉक इज टिकिंग। यह थीम वर्ल्ड टीबी डे 2021 की थी जो एक तरीके से रिमाइंडर थी यूनाइटेड नेशंस के लिए जिन्होंने अपनी सिटीज़न और अपने नेशंस को अपनी UNHLM 2018 यानी यूनाइटेड नेशन हाई लेवल मीटिंग 2018 के अंदर
यह प्रॉमिस किया था, यह कमिटमेंट किया था कि दिसंबर 2022 तक टीबी को एंड कर दिया जाएगा। यह थीम यह बताने की कोशिश कर रही है कि क्लॉक या घड़ी अपने हिसाब से चल रही है, पर हम अभी कहीं ना कहीं अपने कमिटमेंट से बहुत दूर हैं। ट्यूबरक्लोसिस को डिटेल में शुरू करने से पहले हम सर रॉबर्ट कोच के बारे में कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया के फील्ड के अंदर अपना बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया था, और इन्होंने 4 रूल्स दिए थे जिन्हें हम कोच पोस्टुलेट के नाम से जानते हैं। कोच पोस्टुलेट का मतलब है कि हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म केवल तब मानेंगे जब वो इन 4 पोस्टुलेट पे खरा उतरता है। ये 4 पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं? पहला पोस्टुलेट कहता है कि द ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ डिजीज, यानी जिस भी लीजन से उस बैक्टीरिया को निकाला गया है वो कॉन्स्टेंटली उससे एसोसिएटेड रहना चाहिए। सेकेंड यह कहता है इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन्स ऑफ द डिजीज, यानी जब भी उस लीजन में से उस ऑर्गेनिज्म को निकाला जाए तब हम उसे प्योर कल्चर के अंदर ईजीली आइसोलेट कर सकें, यानी हम उसको आसानी से सेपरेट कर सकें। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो ऑर्गेनिज्म कहीं बाहर से बॉडी के अंदर एंटर हुआ हो, क्योंकि अगर वो हमारा बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा या फौना होता तब उसे आइसोलेट करना इतना ईजी नहीं होता। थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म in pure culture when inoculated in a suitable lab animal should produce a similar disease, यानी अब जिस ऑर्गेनिज्म को हमने आइसोलेट किया है उसको किसी भी लैब एनिमल, फॉर एग्जांपल रैट, रैबिट या डॉग की बात करें, अगर उसके अंदर इनोकुलेट किया जाता है तब सेम डिजीज उस एनिमल के अंदर भी होना चाहिए, यानी उस एनिमल को भी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो जानी चाहिए। और फाइनली फोर्थ पोस्टुलेट यह कहता है कि इट शुड बी पॉसिबल टू री-आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन द प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन्स प्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंटल एनिमल, यानी जिस एनिमल के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट किया था दोबारा उस एनिमल के लीजन्स में से भी इसी ऑर्गेनिज्म को ईजिली आइसोलेट किया जा सके। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन चारों पोस्टुलेट को फुलफिल करता है तब हम उस ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर बीमारी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मानेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा मेन टॉपिक यानी ट्यूबरक्लोसिस। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो प्राइमरी हमारे लंग पैरेंकाइमा को अफेक्ट करता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह सबसे पहले हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, उसके बाद ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के अंदर भी स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि हमारी ब्रेन के मेनिंजेस, हमारी किडनीज, बोन्स या हमारे लिम्फ नोड्स। ट्यूबरक्लोसिस वर्ड एक न्यू लैटिन वर्ड है जो 2 शब्दों के समूह से बना है, एक है ट्यूबरकल और दूसरा है ओसिस। ट्यूबरकल का यह मतलब है राउंड नोड्यूल या स्वेलिंग, ओसिस का मतलब है कंडीशन, यानी ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर नोड्यूल या स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वह कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्यूबरक्लोसिस को स्प्रेड करेगा। और एनिमल्स की बात की जाए जैसे कि कैटल्स की अगर हम बात करें तो माइकोबैक्टीरियम बोविस वहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का रोल प्ले करता है। यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि BCG वैक्सीन जो जन्म के साथ दी जाती है उसे माइकोबैक्टीरियम बोविस से ही डिराइव किया जाता है। इस वैक्सीन के बारे में हम आगे डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे। चलिए अब डिटेल में हम अपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं जो कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ट्यूबरक्लोसिस का। इस स्लाइड पे मौजूद हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर यहाँ से। यह बैक्टीरिया रॉड शेप बैक्टीरिया होता है और यह ऑब्लिगेट एरोबिक है। ऑब्लिगेट एरोबिक यानी O2 के प्रेजेंस बहुत ही एसेंशियल है इस बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए। यह एक नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, यानी ये स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता। इसकी सेल वॉल के अंदर एक स्पेशल एसिड पाया जाता है जिसे माइकोलिक एसिड कहा जाता है। यह एसिड होने के कारण ही यह बैक्टीरिया एसिड फास्ट बेसिलाई है। यह माइकोलिक एसिड सेल वॉल के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जब आगे ट्यूबरक्लोसिस की मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे
तब हम एक ड्रग पढ़ेंगे जिसे आइसोनियाजिड कहा जाता है। वह आइसोनियाजिड का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो यही रहता है कि आइसोनियाजिड मायोकोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोकता है, जिसकी वजह से सेल वॉल में डिस्ट्रक्शन होता है। अब क्योंकि यह बैक्टीरिया एक एसिड फास्ट बेसिलाई है, यानी जब इसकी स्ट्रेनिंग जील नील्सन स्ट्रेनिंग के द्वारा या एसिड फास्ट स्ट्रेनिंग के द्वारा अगर की जाएगी तो वहाँ पर ये रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर का बेसिलाई दिखेगा, इन कॉन्ट्रास्ट टू दी ब्लू बैकग्राउंड। मैं आपको अभी आगे डिटेल में दिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से ये एसिड फास्ट ट्रेनिंग के अंदर दिखाई देगा। और जब इसका कल्चर किया जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल मीडियम यूज़ लिया जाता है जिसे LJ मीडियम या लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम कहा जाता है। आगे हम इमेज में देखते हैं किस तरीके से यह बेसिलाई कल्चर में दिखता है और एसिड फास्ट ट्रेनिंग पर यह बेसिलाई हमें नज़र आएगा। देखिए, जब LJ मीडियम में इसकी कॉलोनीज़ को हम कल्चर करते हैं तो इस प्रकार से इसकी कॉलोनीज़ दिखाई देती है और यहाँ पर इनको एक स्पेशली नेम दिया जाता है। यह कॉलोनीज़ रफ, टफ एंड बफ टाइप की नज़र आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब इसे ZN स्ट्रेनिंग या जील नेल्सन स्ट्रेनिंग या इसको एसिड फास्ट स्ट्रेनिंग भी कहते हैं, उस स्ट्रेनिंग में आप देख सकते हैं जिस तरीके से यह बेसिलाई एक ब्राइट रेड कलर का बेसिलाई नज़र आ रहा है। यह स्ट्रेनिंग की बात हम डिटेल में भी करेंगे। मैं इसके लिए आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास जिसमें बेसिकली ग्राम स्ट्रेनिंग और ZN स्ट्रेनिंग की बात करेंगे, उसके लिए एक अलग से क्लास मैं आप लोगों के लिए पुट अप करूँगा। वो क्लास आप लोगों के लिए समझना ईजी रहेगा। देखिए, अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो एसिड फास्ट ट्रेनिंग या जील नेल्सन ट्रेनिंग को सबसे पहले डिस्कवर एल्डिश ने किया था, पर उसके बाद इसे मॉडिफाई किया गया जील और नेल्सन के द्वारा। इस ट्रेनिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक हीट प्रिपेयर्ड स्मेयर लेते हैं और उसको सबसे पहले जो प्राइमरी स्ट्रेन रहता है, कार्बोल फ्यूजन रहता है जो कि रेड कलर का रहता है, उसके द्वारा स्ट्रेनिंग की जाती है। यहाँ पे इंटरमिटेंट हीटिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरमिटेंट हीटिंग करने पर ही जो स्ट्रेन है वो परमेबल रहेगी और बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर एंटर करेगी। उसके बाद हम डीकलराइज करते हैं 20% सल्फ्यूरिक एसिड से। डीकलराइज करने के बाद हम दोबारा सेकेंडरी स्ट्रेन यूज़ लेते हैं जिसे मिथाइलिन ब्लू कहा जाता है। यहाँ पे ये मिथाइलिन ब्लू से स्ट्रेन करने के बाद हम इस स्लाइड को वॉश करेंगे और फिर विजुअलाइज करते हैं उसको माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप में जब इसको विजुअलाइज किया जाएगा तब जो एसिड फास्ट बेसिलाई है वो प्राइमरी स्ट्रेन को रिटेन करेगा, यानी वो रेड कलर का नज़र आएगा और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मिथाइलिन ब्लू से स्टेन हो जाएगा, यानी बैकग्राउंड ब्लू कलर में नज़र आएगा। तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्योंकि एसिड फास्ट बेसिलाई है तो वो ब्राइट रेड कलर का नज़र आता है ब्लू बैकग्राउंड में। चलिए अब बात करते हैं टीबी के रिस्क फैक्टर्स की। आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपके लिए यहाँ पहले पुट किए हैं। तो सबसे पहला प्राइमरी या क्लासिकल रिस्क फैक्टर अगर पूछा जाए तो वो रहता है स्मोकिंग। क्योंकि इंडिया में स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं, इसलिए टीबी होने के चांसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद अगला रिस्क फैक्टर रहता है माल न्यूट्रिशन, यानी जहाँ पे भी लोग गरीब हैं जिनको डेली रूटीन बैलेंस डाइट नहीं मिलती है उनमें टीबी का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। फिर होता है अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीबी के लिए। टोबैको यूज़, टोबैको के शौकीन भी यहाँ पे बहुत हैं लोग, इसलिए टीबी के चांसेस इंक्रीज़ रहते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो है आपका HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन में अगर बात करें तो यदि कोई भी पेशेंट HIV से इन्फेक्टेड है तो वहाँ पर मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक जो बीमारी, जो डिजीज़ रहती है वो रहती है टीबी। टीबी जैसे ही फाइंड आउट करता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की यहाँ पे इस पेशेंट का या इस बंदे का, इस पर्सन का इम्यूनिटी वीक हो गया है, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देखने के साथ अटैक करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स यहाँ पर रहते हैं: स्मोकिंग, टोबैको यूज़, माल न्यूट्रिशन, एल्कोहलिज्म और HIV इन्फेक्शन। इसके अलावा कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, जैसे यदि कोई पर्सन रिसेंटली किसी टीबी पर्सन, एक्टिव टीबी पर्सन के कांटेक्ट में आया है। दूसरा, वो इमिग्रेंट या वो पर्सन जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री रही हो उस पर्टिकुलर कंट्री से जहाँ पे हाई इंसिडेंस रहता है टीबी का। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ अनपेस्चराइज्ड या रॉ मिल्क, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैटल्स के अंदर माइकोबैक्टीरियम बोविस पाया जाता है, तो मिल्क में भी वह ट्यूबरकुलाई मौजूद रहता है। यदि
मिल्क को प्रॉपरली पेस्चराइज नहीं किया गया है, प्रॉपरली बॉयल नहीं किया गया है, तो हम माइकोबैक्टीरियम बोविस को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं, जो टीबी कॉज करेगा। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जैसे कि किसी की कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन वगैरह जैसी ड्रग चल रही है, उस पेशेंट के अंदर भी जैसी इम्यूनिटी वीक होगी टीबी अटैक करेगा। ओवर क्राउडेड एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर एयर ड्रॉपलेट के कारण यह इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू हाई रिस्क पीपल, वो लोग जो मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं जैसे कि डॉक्टर्स या नर्सेस, जो डायरेक्टली किसी टीबी पेशेंट के कांटेक्ट के अंदर आते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि वो भी टीबी को इंजेस्ट कर लें, इनहेल कर लें और उनके अंदर भी टीबी देखने को मिले। फिर उसके बाद डायबिटीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जैसी बीमारियां, यहाँ पर भी क्योंकि इम्यूनिटी वीक रहती है तो टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी का सिंपल सा मतलब है, जब भी ट्यूबरक्लोसिस लिमिटेड रहता है लंग्स के अंदर, तब उसे पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। यह फिर दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है, प्राइमरी डिजीज़ और सेकेंडरी डिजीज़। प्राइमरी डिजीज़ के अंदर बेसिकली जब कोई पर्सन पहली बार टीबी बैसिलाई से इन्फेक्टेड होता है तो उसे प्राइमरी डिजीज़ कहा जाता है, जब फर्स्ट टाइम किसी को ट्यूबरक्लोसिस के साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो जब किसी पर्सन को दोबारा से री इन्फेक्शन होता है, यानी पहले टीबी हो चुका है, फिर वो सबसाइड हो गया था, ठीक हो गया था, पर दोबारा टीबी किसी कारणवश हो गया है, तो वो सेकेंडरी डिजीज़ रहेगा। अब जब ये पल्मोनरी टीबी लंग से निकलकर ब्लड के द्वारा कहीं बाहर, बॉडी के बाहर आ गया है, बॉडी के बाहर इन द सेंस आई मीन टू से कि लंग्स के बाहर अगर आ गया है तो वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहलाएगा। अब वो बहुत सी जगह पे अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहली लोकेशन, सबसे पसंदीदा लोकेशन जो टीबी की रहती है वो रहता है आसपास के लिम्फ नोड्स, यानी हीलियर नोड्स जो हमारे लंग्स के आसपास मीडिया स्टर्नम कैविटी में पाए जाते हैं हीलियर नोड्स, तो वहाँ पे इन्फेक्ट करेगा तो वो लिम्फ नोड टीबी है, उसको लिम्फ एडिनाइटिस भी कहा जाता है। उसके बाद प्लूरल टीबी, यानी पैराइटल और विसरल लेयर्स के बीच में जो प्लूरल कैविटी पाई जाती है, वहाँ पर अगर ये ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंटर कर जाएगा तो प्लूरल टीबी कहलाता है। इसके बाद टीबी ऑफ अपर एयरवेज, मैं ये सारी चीज़ें आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। जब भी आपका एपिग्लोटिस लैरिंजाइटिस इन्फेक्टेड रहेगा टीबी से तो वो टीबी ऑफ अपर एयरवेज है। फिर आता है स्केलेटल टीबी। स्केलेटल टीबी में सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, आपकी स्पाइन, आपकी वर्टिब्रा के अंदर, जब इसको पॉट्स डिजीज़ या पॉट्स स्पाइन भी कहा जाता है। उसके बाद जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर हमारे जेनिटो यूरिनरी ट्रैक के अंदर एंटर करेगा, जैसे कि आपका यूरिनरी ब्लैड, यूरेटर, यूरेथ्रा में एंटर करेगा, तो वो जेनिटो यूरिनरी टीबी कहलाता है। मिलियरी टीबी यानी ब्लड के द्वारा जब ये टीबी दूसरे और ऑर्गन्स के अंदर स्प्रेड होता है। फिर अगर ये हार्ट में जाएगा तो पेरिकार्डियल टीबी। और फिर उसके बाद अगर ये ब्रेन के अंदर चला जाता है, हमारी ब्रेन की मैनेंजेस यानी हमारी ब्रेन की जो लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स, वहाँ पे अगर ये एंटर कर जाता है तब इसे ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसके अलावा टीबी का एक क्लास और रहता है, जब हम एक्टिव और पासिव टीबी की बात करते हैं। तो एक्टिव टीबी यानी वो पर्सन जिसमें अभी वो बेसिलाई मौजूद है, वैसे मौजूद दोनों में होते हैं, एक्टिव और पासिव में, पर एक्टिव में साइन और सिम्टम्स को शो किया जाता है, जबकि पासिव टीबी के अंदर जर्म या बेसिलाई तो मौजूद है पर वो लेटेंट फेज के अंदर होता है, यानी उसके अंदर साइन और सिम्टम शो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए तो अब हम टाइप्स की बात करते हैं। तो पहले हमने पल्मोनरी टीबी की बात की। पल्मोनरी टीबी यानी वो टीबी जो भी लंग्स तक लिमिटेड है। यह दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है? द इन्फेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज़ not been previously infected or immunized is called primary tuberculosis, या इसको घॉन्स कॉम्प्लेक्स या चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। यानी वो पर्सन जिसके अंदर पहले कभी टीबी इन्फेक्शन नहीं देखा गया उसको प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। सेकेंडरी टीबी की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन दैट इंडिविजुअल हु हैव बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड और सेंसिटाइज्ड
इज कॉल्ड सेकेंडरी या पोस्ट प्राइमरी, और री इन्फेक्शन या क्रॉनिक ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। यानी वो पर्सन जिसको पहले भी बीमारी हुई थी या पहले भी सेंसिटाइज हुए था, उसकी बॉडी सेंसिटाइज हुई थी इस पर्टिकुलर टीबी के बैसिलाई से, पर दोबारा से री इन्फेक्शन वहाँ पे आपको देखने को मिला है, तब उसे सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है या उसको क्रॉनिक ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाएगा। अब अगर हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की बात करते हैं तो 20% पेशेंट्स जो टीबी से इन्फेक्टेड होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले लिम्फ नोड टीबी देखने को मिलेगा, जिसे ट्यूबरकुलस लिम्फ एडिनाइटिस भी कहा जाता है। यह बेसिकली उन पेशेंट में देखने को मिलेगा जो पहले से ही एचआईवी से इन्फेक्टेड हैं। यहाँ पे सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे कि सुपरा क्लेविकल या सर्वाइकल जो आपके लिम्फ नोड है वहाँ पर पेनलेस स्वेलिंग देखने को मिलेगी उन पर्टिकुलर लिम्फ नोड्स में जो आपके सुपरा क्लेविकल या सर्वाइकल एरिया के अंदर पाए जाते हैं। प्लूरल टीबी की बात करें तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लूरा इज कॉमन इन प्राइमरी टीबी, यानी जिसको भी पहली बार टीबी हुआ है वहाँ पे प्लूरा का इन्फेक्शन होना कॉमन सी बात है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन ऑफ ट्यूबरकुलर बैसिलाई देखने को मिलेगा इन प्लूरल स्पेस, यानी आपकी जो पैराइटल और विसरल प्लूरा है उसके बीच में एक स्पेस पाई जाती है जिसे प्लूरल स्पेस कहा जाता है, जहाँ पे प्लूरल फ्लूइड भी पाया जाता है, जिसका फंक्शन आप लोग बेसिकली जानते हैं कि वो पैराइटल और विसरल जो लेयर है उनके फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है। जब भी आपका लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तब फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने में प्लूरल स्पेस के अंदर जो प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है वो हेल्प करता है, और यदि ये ट्यूबरकल बैसिलाई वहाँ पे मौजूद है तो वहाँ पे आपको प्लूरल टीबी देखने को मिलेगा। फिर आता है टीबी ऑफ अपर एयरवेज। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है आपके लैरिंग्स, आपके फेरिंग्स और आपके एपिग्लॉटिस का, जिसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, डिस्फेजिया का मतलब है डिफिकल्टी इन स्वैलोइंग, क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ, यानी यहाँ पे आपको पुरुलेंट टाइप का कफ भी देखने को मिलेगा। जेनिटो यूरिनरी टीबी की बात करें तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस के 15% केसेस में आपको देखने को मिलेगा। कोई भी पार्ट जेनिटो यूरिनरी ट्रैक का यहाँ पे इन्फेक्टेड हो सकता है, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर हो, चाहे वो यूरेथ्रा हो, चाहे वो यूरेटर हो। यहाँ पे सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी, यानी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी यूरिन की, डिसयूरिया यानी डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, या हेमेचूरिया यानी ब्लड में यूरिन में जब आपको ब्लड देखने को मिले तब उस कंडीशन को हेमेचूरिया कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपको जेनिटो यूरिनरी टीबी में देखने को मिलेंगे। स्केलेटल टीबी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टीबी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपके बॉडी के वो सभी हिस्से जो वेट बियर करते हैं, यानी आपकी बॉडी का वेट उठाने में हेल्प करेंगे, यहाँ पे आपको ये टीबी देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके पार्ट्स, स्पाइन हो गया, आपका वर्टिब्रा यानी बैकबोन, आपका हिप का एरिया यानी आपकी हिप बोन, या आपका नी, यहाँ पे आपको ये टीबी देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिम्टम्स क्या रहते हैं कि आपके हिप जॉइंट या नी में पेन होगा, नीज के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, और ट्रॉमा भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन यहाँ बेसिकली स्पाइन रहती है, जो जब ये टीबी स्पाइन में पहुँच जाएगी यानी वर्टिब्रा में पहुँच जाएगी तब इसको पॉट्स डिजीज़ या पॉट्स स्पाइन भी कहते हैं। जीआई टीबी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जीआई ट्रैक्ट का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ बेसिकली सिम्टम्स कहाँ देखने को मिलेंगे, आपके एब्डोमिनल एरिया में आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया यहाँ देखने को मिल सकता है, और वेट लॉस तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी ट्यूबरकुलोसिस की। फिर आपका टीबी मेनिंजाइटिस या ट्यूबरकुलोमा मेनिंजाइटिस की बात करें तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के 5% केसेस में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो स्प्रेड है वो हेमेटोजीनियस कंडीशन के कारण, यानी ब्लड में जब टीबी एंटर कर जाएगा तब ये आपके ब्रेन की मेनिंजेस तक पहुंच जाता है। टीबी पेरिकार्डाइटिस की बात करें तो सारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस के 1 से 8% केस में आपको देखने को मिलेगा। इसका स्प्रेड बेसिकली मीडियास्टिनल, या मैंने आपको प्रीवियसली बताया था हाइलर नोड्स जो आपके लंग्स के मीडियास्टिनल लोकेशन पे पाए जाते हैं, वहाँ से पहले ये लिम्फ नोड अफेक्टेड होंगे और फिर लिम्फ नोड से ये डायरेक्टली आपके हार्ट की पेरिकार्डियम के अंदर एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर अफेक्टेड हो जाती है और वहाँ पे आपको टीबी पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं मिलियरी या डिससेमिनेटेड टीबी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीबी ब्लड में एंटर होने के बाद बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को अफेक्ट करता है। यहाँ बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो
Spread is due to entry of infection into pulmonary vein producing lesions in different extra pulmonary site. यहाँ पर लंग्स से बेसिकली क्या होता है, आगे हम बात करेंगे कि ये जो ट्यूबरकल बेसिलाई है ये आपके एल्वुलाई को अफेक्ट करता है। एल्वुलाई में पहले हार्ट से आती है पल्मोनरी आर्टरी जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। उसके बाद यहाँ से जब ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है तो पल्मोनरी वेन दोबारा ब्लड को हार्ट तक ले जाती है। अब यदि ये इन्फेक्शन पल्मोनरी वेन के अंदर एंटर कर जाता है फिर वेन से ये पहुँचेगा हार्ट और हार्ट से फिर उसके बाद एओर्टा के द्वारा पूरे बॉडी को वो ब्लड भेजा जाता है। तो अब ये इन्फेक्शन हार्ट में जाने के बाद हार्ट में तो पेरिकार्डिटिस यहाँ पे करेगा ही करेगा। उसके बाद अगर ये पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड ब्लड चला जाएगा तो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ये टीबी कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। तो जब भी इस तरीके से ये टीबी बॉडी के अंदर स्प्रेड होता है तो उसको मिलियरी या डिसएमिनेटेड टीबी कहा जाता है, जिसका रीजन हेमेटोजेनस स्प्रेड ऑफ टीबी बेसिलाई रहता है। तो ये सभी टाइप्स थे आपके टीबी के। आई होप आपको टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ टीबी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्टिव और पासिव टीबी। क्या होता है एक्टिव और पैसिव या लेटेंट टीबी? एक्टिव और पैसिव टीबी के लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन देख सकते हो बिटवीन लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी डिजीज़। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, एक्टिव टीबी के केस के अंदर क्या होता है कि टीबी बेसिलाई एक्टिव मोड के अंदर है, यानी यहाँ पर इस पेशेंट को जिसमें एक्टिव टीबी है वहाँ पे साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे और यह पर्सन कंटेजियस है, यानी ये अपने टीबी बेसिलाई को खुद से दूसरों तक भी स्प्रेड कर सकता है। जबकि लेटेंट टीबी के अंदर टीबी बेसिलाई मौजूद होता है पर वो स्प्रेड नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको पहले यहाँ पर इस जगह पे फोकस करना है। यहाँ बेसिकली आप डिफरेंस देख सकते हो। देखिए हम पैथोजेनेसिस में इसको डिटेल से समझेंगे, पर यहाँ मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बता दूँ कि जब भी टीबी बेसिलाई लंग्स के अंदर एंटर होता है, एंटर होने के 3 वीक्स के बाद यहाँ पे CMI एक्टिवेट होता है, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में बेसिकली लिम्फोसाइट्स या आपके मोनोसाइट्स क्या करेंगे, इस बेसिलाई को एंट्रैप करने की कोशिश करते हैं, यानी लिमिटेड करने की कोशिश करेंगे। उनके आसपास सेल्स इकट्ठा हो जाएंगी जो सराउंड कर ली जाएंगी और टीबी को बेसिकली क्या किया जाएगा, एक पर्टिकुलर जगह पर ही लिमिटेड कर दिया जाएगा। अगर वो पर्टिकुलर जगह पे लिमिटेड रहता है यानी वो स्प्रेड नहीं होगा, और स्प्रेड नहीं होगा तो ये जो हमारी मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स हैं ये इसके साथ फाइट करेंगी और टीबी बेसिलाई को किल करने की कोशिश करेंगी। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तब तो ये चीज़ सक्सेसफुल रहेगी। बेसिलाई फिर भी वहाँ पे रहता है पर पर्सन लेटेंट टीबी या पासिव टीबी की स्टेज में रहता है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी की अगर इम्यूनिटी वीक है तो ये जो हमारी लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स हैं ये वीक होती हैं और टीबी बेसिलाई इनके अगेंस्ट में फाइट जीत जाता है, जिसके कारण ये इन्वेड कर जाएगा, यानी ये बाहर जो सराउंडिंग सेल्स हैं इनको किल करके खुद बाहर आ जाएगा और लंग्स को अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पर साइन और सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी ये बेसिलाई अब पावर के अंदर है, अपने साइन और सिम्टम शो करेगा और अब ये पर्सन एक्टिव टीबी का कहलाएगा। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि एक्टिव टीबी के अंदर क्या होता है, टीबी बॉडी के अंदर ग्रो होती है, ये पर्सन को सिक फील कराएगी, सिम्टम शो करेगी और यहाँ पर स्प्रेड हो सकता है टीबी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और अगर टाइम पे इसको ट्रीट नहीं किया गया तो यहाँ पे उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और अगर लेटेंट टीबी की हम बात करें तो यहाँ पे टीबी बॉडी के अंदर रहता है पर ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट ने उनको लिमिटेड कर दिया है, ट्रैप कर दिया है। अब ये पर्सन को फील सिक नहीं करवाता, ना ही यहाँ पे सिम्टम्स शो होते हैं और ना ही ये टीबी बेसिलाई एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है। पर अगर जब कभी भी फ्यूचर में इम्यूनिटी वीक होती है और ये बेसिलाई इन्वेड कर जाता है इन सराउंडिंग सेल्स को, तब ये बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, इन्वेड कर सकता है और फिर डिजीज़ कॉज कर सकता है। यानी लेटेंट टीबी कभी भी इम्यूनिटी वीक होने के कारण एक्टिव टीबी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। आई होप अब एक्टिव और लेटेंट टीबी के बीच में
डिफरेंस अच्छी तरीके से आप लोगों को पता चल गया है और आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो कौन सा पर्सन एक्टिव टीबी का है और कौन सा पर्सन लेटेंट टीबी में है। टीबी के मेडिकल मैनेजमेंट के हिसाब से टीबी फिर 3 टाइप्स का और होता है, जिसे डीआरटीबी यानी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहा जाता है, एमडीआरटीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहा जाता है और एक्सडीआरटीबी यानी एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहा जाता है। हम जब इसके मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि टीबी के मैनेजमेंट के लिए 2 टाइप्स की ड्रग्स होती हैं, एक होती है फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स और एक होती है सेकंड लाइन टीबी ड्रग्स। तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में हम कुछ ड्रग्स की वहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटॉल, पायरिजिनामाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ पे हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मतलब क्या है, एमडीआर टीबी का मतलब क्या है और एक्सडीआर टीबी का मतलब क्या है। अब अगर टीबी के साइन और सिम्टम की बात की जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन और सिम्टम रहता है परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ फॉर मोर देन 2 to 3 वीक्स, यानी यहाँ पे लंबे टाइम तक प्रोडक्टिव कफ रहेगा। प्रोडक्टिव का यहाँ पे मतलब है कि उसमें पस हो सकता है, उसमें ब्लड हो सकता है, पुरुलेंट टाइप का कफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2, 3 या उससे ज़्यादा हफ्तों तक। नोज़ और वॉमिटिंग यहाँ पे होगा। चेस्ट पेन यहाँ पे रहेगा। चेस्ट पेन रहेगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में तकलीफ रहेगी। फटीग, अब इसमें क्या होता है बेसिकली, अनेमिक होगा पेशेंट, मैं आगे आपको बताऊंगा अनीमिया क्यों होगा। तो पेशेंट के अनेमिक होने के कारण यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा सारे सेल्स और टिश्यूज़ तक, जिसके कारण इंसान टायर्ड रहेगा, पेशेंट टायर्ड या फटीग रहेगा। एनोरेक्सिया, क्योंकि एब्डोमिनल सिम्टम्स रहते हैं तो यहाँ पे भूख नहीं लगती, और क्योंकि एनोरेक्सिया यहाँ पे रहेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी वेट लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ही यहाँ पे हमने इस डिजीज़ को कंजप्शन नाम भी दिया था। यानी यहाँ पे जितनी भी एनर्जी होती है वो इस बीमारी से फाइट करने में कंज्यूम हो जाती है। एज अ रिजल्ट पर्सन को वेट लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या फीचर आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर विद समटाइम्स चिल्स। लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर आपको 2 डिजीज़ में बेसिकली देखने को मिलता है, टीबी और एचआईवी एड्स में आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे आफ्टरनून के बाद लो ग्रेड फीवर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है तो यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, और चिल्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जब ये आफ्टरनून फीवर रात के समय सबसाइड करेगा तो हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ही फीवर सबसाइड करता है तो वहाँ आपको स्वेटिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको रात के समय नाइट स्वेट देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम है। फिर उसके बाद हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है ब्लड इन स्पूटम, यानी थूक के साथ खून निकलना। अब हेमोप्टाइसिस का यहाँ पे पीछे मैकेनिज्म ये रहता है कि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि ये जो बेसिलाई है, ट्यूबरकल बेसिलाई है, ये आपके एल्वुलाई को अटैक करेगा, एल्वुलाई को डिस्ट्रक्ट करता है। अब क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज ब्लड लेके आती है और ब्लड जब लाया जाता है एल्वुलाई में तो एल्वुलाई तो ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं, तो डिस्ट्रक्ट होने के कारण वो ब्लड एल्वुलाई के अंदर चला जाएगा, और जब ब्लड एल्वुलाई के अंदर चला जाएगा तब वो आपका ट्रेकिया होते हुए माउथ से स्पूटम के साथ ही बाहर निकलता है, तब आपको यहाँ पे ब्लड इन स्पूटम देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि जब ब्लड एक्सेसिव कंडीशन में बाहर निकलेगा तब आपको अनीमिया भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जो भी ब्लड है वो स्पूटम के साथ बाहर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेसमुसेंस एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म टर्म का मतलब क्या है कि जब भी कोई कैपिलरी, कोई भी ब्लड कैपिलरी वीक हो जाती है तो उसकी बलूनिंग ऑफ द कैपिलरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी आर्टरी की वॉल्स वीक होने के कारण वहाँ पे ब्लड एंटर होना शुरू होगा, जिसकी वजह से एक बाहर की तरफ स्वेलिंग या बलूनिंग आपको देखने को मिलेगी। उस कंडीशन को एन्यूरिज्म कहा जाता है। और जब ये प्रेशर ब्लड का यहाँ पे इंक्रीज होता है तब वो एन्यूरिज्म बर्स्ट हो जाता है, जिसे एन्यूरिज्म बर्स्टिंग या रप्चर्ड एन्यूरिज्म कहा जाता है। अब यहाँ पे रासमुसेंस एन्यूरिज्म क्या है? बेसिकली हम जानते हैं कि यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरीज ब्लड लेकर आती हैं, ब्रोंकियल कैपिलरी भी यहाँ पे ब्लड लेके आती है। अब क्योंकि ब्लड यहाँ पर एल्वुलाई में लाया जा रहा है तो एल्वुलाई तो यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो चुका है, प्लस ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन के कारण एल्वुलाई यहाँ पर
इस कैपिलरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ऑब्स्ट्रक्ट करने के कारण ब्लड यहाँ पर आगे जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड आर्टरी के अंदर ही इकट्ठा होना शुरू होगा। आर्टरी के अंदर इकट्ठा होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग या बलूनिंग देखने को मिलेगी, यानी पल्मोनरी कैपिलरीज की बलूनिंग होगी, और इसी कंडीशन को रास्मुसेंस एन्यूरिज्म कहा जाता है। और कहीं ना कहीं हेमोप्टाइसिस का भी एक कारण रास्मुसेंस एन्यूरिज्म भी हो सकता है, जिसके कारण ब्लड ट्रैकिया के अंदर एंटर होकर स्पूटम में निकलता है। फिर हम गॉन्स कॉम्प्लेक्स, यानी जब एक्सरे किया जाएगा रेडियोग्राफिक स्टडी के अंदर गॉन्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम गॉन्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो पहली बात तो ये गॉन्स कॉम्प्लेक्स किसने दिया था? यह एक ऑस्ट्रियन पैथोलॉजिस्ट एंटोन गॉन ने दिया था। ये है क्या? इट इज़ अ नॉन पैथोग्नोमोनिक radiographic finding on a chest x-ray that is significant for pulmonary infection of tuberculosis। ये क्या कह रहा है कि ये एक नॉन पैथोग्नोमोनिक रेडियोग्राफिक फाइंडिंग है। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग मीन्स कि ये हमें एक्सरे करने पर, जब हम चेस्ट एक्सरे एज अ डायग्नोसिस के फॉर्म में करेंगे तब ये वहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पैथोग्नोमोनिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि वह पर्टिकुलर साइन या वह पर्टिकुलर फाइंडिंग जो एक पर्टिकुलर डिजीज की तरफ इंडिकेट करता है, उसे हम पैथोग्नोमोनिक साइन या फाइंडिंग कहते हैं। पर ये एक नॉन पैथोग्नोमोनिक है, यानी ज़रूरी नहीं है कि गॉन्स कॉम्प्लेक्स आपको पर्टिकुलर टीबी की डिजीज़ में ही देखने को मिले, ये किसी और डिजीज़ में भी देखने को मिल सकता है। पर हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर चेस्ट एक्सरे में ये देखने को मिला है तो टीबी हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से आप एक चेस्ट एक्सरे में यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है किस तरीके से गॉन्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिल सकता है। बेसिकली इसकी लोकेशन सब प्लूरल या अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब या फिर लोअर पार्ट ऑफ मिडल या अपर लोब रह सकती है। अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिटेल में समझेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और उसमें हमें गॉन्स कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलरली समझ में आएगा कि इसकी लोकेशन क्या रहती है और आखिर गॉन्स कॉम्प्लेक्स है क्या। तो हम ट्यूबरक्लोसिस के पार्ट 2 के अंदर जानेंगे किस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस बॉडी के अंदर एंटर करता है, कहाँ पे जाके वो एक्यूमुलेट होगा, किस तरीके से यह बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। तो पूरी पैथोफिजियोलॉजी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखेंगे, और वहाँ पे हम समझेंगे कि गॉन्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रेंके कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, डायग्नोसिस क्या किया जा सकता है टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और किस तरीके से मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है, डॉट्स थेरेपी क्या रहती है, डॉट्स का रेजिमेंट क्या रहता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आई होप अभी तक आपने इसके साइन और सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स, इसकी डेफिनेशन सब कुछ अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है या अगर ये आपको कुछ हेल्पफुल लगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अब हम फ्यूचर के अंदर बहुत सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस के बारे में स्टडी करेंगे जो सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए या नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी उनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ये सभी डिजीज़ को बहुत आसान तरीके से आप लोगों के सामने पेश करूं ताकि आप लोग इनके रिगार्डिंग बिल्कुल भी डाउटफुल ना रहे। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम इस डिजीज़ को अगले सेशन के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे, और आई होप, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको इस डिजीज़ की रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन या कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू।